नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, हमारे कई किसान भाइयों को ये लगता है कि फलों की खेती लाभप्रद नहीं है और इसीलिए वो परंपरागत खेती में खाद्यान्न या दलहनी या तिलहनी फसलें ही लेते हैं और फलों की खेती से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन मित्रों, वक्त बदल चुका है। अगर हम सही तरीके से सही पद्धति का इस्तेमाल करके, उचित तकनीकों का इस्तेमाल करके और प्रबंधन के जरिए फलों की खेती करें तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो कौन सी वो तकनीकें हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए फलों की खेती करते वक्त, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आप पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। तो सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि उद्यानिकी फसलें जो होती हैं उनमें फलों की खेती की अगर बात करें, किसान भाइयों के लिए उसमें क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो देश है ये उद्यानिकी फसलों में बहुत अच्छा उत्पादन करता है। अगर बात करें तो हम पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, प्रथम स्थान पर चाइना आता है। और फलों की खेती की बात करते हैं तो इसमें भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फल हैं जो भारत में प्राथमिकता के साथ बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इस समय जैसे 21 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की खेती होती है। उसमें से 4 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें फलों की खेती इस समय हो रही है। तो संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि उद्यानिकी का रकबा लगभग 21 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से अभी 4 लाख हेक्टेयर जो फलों का रकबा है। और फल एक ऐसी चीज है कि जिसको विभिन्न प्रकार की जलवायु में लगाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 11 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यहाँ पर सर्दी वाला मौसम भी है, समशीतोष्ण मौसम भी है, शुष्क क्षेत्र भी। हमारा बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पर है ना, कम बरसात होती है, तापमान भी ज़्यादा रहता है। इसी तरह से मंडला डिंडोरी वाला जो क्षेत्र है, इसके साथ साथ अमरकंटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान कम रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो विविधता है, जैसे मालवा अंचल है, निमाड़ क्षेत्र, यहाँ पर तापमान ज़्यादा जाता है। तो इस आधार पे हमारे किसानों के पास बहुत सारी फलों का चयन करने की सुविधा है कि उसके जलवायु के हिसाब से फलों का चयन करें। तो यहाँ पर अभी चूंकि कृषि का क्षेत्र फिर भी आज के समय में सिर्फ 10 से 12% उद्यानिकी क्षेत्र है, यानी हमारे पास अभी कृषि आधारित फसलें ज्यादा होती हैं। क्योंकि फलों की खेती में इसकी उत्पादकता बहुत होती है। कोई भी फल की बात करते तो 200 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास उत्पादन होता है, और खाद्यान्न की बात करते तो 40-50 क्विंटल होता है। तो किसान भाई कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन ले सकते हैं, कम देखभाल में अच्छा उत्पादन। बावजूद इसके डॉक्टर साहब बचते हैं, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया। तो कैसे समझाएंगे हमारे किसान भाइयों की कि फलों की खेती में वो कैसे ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, फलों की खेती में सबसे पहले अपन को क्या करना है किसान भाई, कि आपके पास जो ज़मीन है उसका अच्छे से निरीक्षण कर लें, किसी वैज्ञानिक से सलाह ले लें कि हमारी जो ज़मीन है फलों की खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं आप ही समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भारी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी ज़मीन है, काली मिट्टी है, तो वो फलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं होनी चाहिए गहरी सतह में, क्योंकि फलों की जड़ें जो होती हैं नीचे तक जाती हैं, फलों के पौधों की जड़ें। तो इन चीज़ों को देख लें। आपके पास पानी की उपलब्धता कितनी है और पानी की गुणवत्ता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पानी की उपलब्धता कम है तो उस प्रकार के फलों का चयन करें जिसमें पानी कम लगता है, और पानी अधिक है पर्याप्त मात्रा में तो उस हिसाब से चयन करना है। ठीक है। उत्पादन अच्छा लेने के लिए आवश्यकता होती है बीज और अच्छी किस्मों की। तो फलों में तो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो बीज से तैयार नहीं होते, ग्राफ्टेड या वानस्पतिक प्रवर्धन विधि से तैयार होते हैं। तो अच्छी किस्म के पौधे लें। और आज के समय में जैसे हम देखें कि प्रदेश जो हमारा है, पूरा प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा फलों की अगर बात करते हैं तो संतरा एक ऐसी फसल है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। लेकिन हमको किस्म ऐसी चयन करनी है जिनकी बाजार में मांग अधिक हो, जो एक्सपोर्ट में जा सकें, और जो प्रसंस्करण उद्योगों ऐसी किस्मों को ले सकें। नागपुरी संतरा विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन जी नागपुरी संतरा हमारे इधर सबसे ज्यादा होता है। हमारे बाद महाराष्ट्र में होता है, लेकिन वो प्रसंस्करण योग्य नहीं होता है। तो आज के समय में जो जूस वाली किस्में होती हैं उनको किस्मों को हमारे किसान भाई लगाएं। इसी तरह से आम में आप देखते हैं हमारे इधर लंगड़ा, दशहरी, चौसा सारी किस्में होती हैं, लेकिन तोतापरी एक ऐसी किस्म होती है, हाफुस जो होती है, अल्फांसो बोलते हैं, ये प्रसंस्करण योग्य होती हैं। तो हमको हमारे किसानों को नया बगीचा लगा रहे हैं तो उन चीजों को भी ध्यान में नए रखें। बगीचे का आपने जिक्र किया
किया। अब जो किसान भाई आपकी बात सुन करके अगर कोई नया बगीचा लगाने, नया बागान की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करनी है और हमारे ऐसे किसान भाई होंगे जिन्होंने शुरुआत भी कर दी होगी, जी, क्योंकि जी। हम जिस महीने में हैं तो उसमें शुरुआत भी कर दी होगी। और जो करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा खेत का चयन कर लें और ये ध्यान रखें कि जितना पानी है आपके पास उसका आकलन कर दें और जो अधिकतम पानी की जो ज़रूरत है उस हिसाब से देखें, क्योंकि आज बगीचा लगाएंगे, पौधा बड़ा होगा, आने वाले 10 सालों में जो जल मांग है उसके हिसाब से आपको आकलन करना है कि हमारे पास पानी की उपलब्धता क्या है। तो पहले उसको देख लें। गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, हम भूमि तो परीक्षण करवाते हैं लेकिन पानी की गुणवत्ता की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अच्छा। अगर उसमें खारापन ज्यादा है तो हम कितने भी पोषक तत्व देंगे, पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो ये भी सुनिश्चित कर लें। इसके बाद कहीं पर पानी जितना उपयोगी है उतना ही हानिकारक है यदि वो कहीं पर रुक रहा है या उसका सही प्रकार से निकास नहीं हो रहा है। तो जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था हो, बहुत ज्यादा गहरी काली मिट्टी ना हो, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और चूंकि फल कई मौसम में आते हैं, इसका हम तुड़ाई करते हैं, बहुत सारे फल अभी गर्मियों के मौसम में आते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं, तो आवागमन का साधन विशेषकर बारिश के मौसम में पर्याप्त हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। बाजार भी सुनिश्चित कर लें कि आसपास बाजार है या नहीं है। हम पास के मार्केट को कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं या दूर के मार्केट को, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं वहाँ पर आप देखें कि पर्याप्त मात्रा में फेंसिंग भी करें, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है, जानवरों से अगर नुकसान होगा, एक बार हम लगाते हैं 20 साल तक लगभग इससे फल लेते हैं, तो हमको सुरक्षित भी खेत को रखना होगा, है ना। तो इन चीज़ों का, पानी का, भूमि का, पौधों की सुरक्षा और बाजार को ध्यान में रखते हुए हमको तैयारी करनी है। और जो जिसकी बाजार में मांग ज़्यादा हो उस प्रकार के फल लगाएं। और हर कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए अलग अलग फल वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किए हैं, तो उनसे सलाह ले लें कि हम इस क्षेत्र में खेती करना चाहते हैं, कौन सा फल हमको लगाना है। अगर हम सामान्यतः बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो संतरा बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। और इसके बाद अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है तो हम आम की खेती कर सकते हैं, अंगूर की खेती कर सकते हैं। इसके बाद जो अमरूद सबसे ज़्यादा होता है, अमरूद की खेती कर सकते हैं। अगर शुष्क है, पानी कम है, गर्म तापमान है, तो अनार की खेती के बारे में भी सोच सकते हैं। ज़मीन लेकिन हल्की होनी चाहिए अनार की खेती के। आंवले पे हमारे किसान भाई जा सकते हैं, करौंदे पे जा सकते हैं। सीताफल एक ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उसको, है ना, कहना चाहिए फर्टाइल लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। यानी वो हल्की ज़मीन है और कम उपजाऊ ज़मीन है, पानी नहीं रुकता हो, तो ऐसी जमीन में सीताफल, क्योंकि भविष्य की फसल बहुत ज्यादा मुनाफा है, क्योंकि आजकल प्रसंस्करण में जाने लगा, इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल क्रॉप हो गई है। तो उपलब्धता के हिसाब से कौन सी जमीन है, कितना पानी उपलब्ध है, बाजार क्या है, हम क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम प्रसंस्करण उद्योगों के हिसाब से फलों को लगा रहे हैं, उस आधार पे हमको चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं सर से कि सर, आपने ये बताया कि कृषि वैज्ञानिकों की मदद आप ले सकते हैं खेत की तैयारी में या फिर फसलों के चयन या किस्मों के चयन में। किसी तरह का प्रशिक्षण भी मिल जाता है हमारे किसान भाई? हाँ, देखिए, प्रशिक्षण की तो व्यवस्था है, क्योंकि शासन की भी मंशा होती है, बिना प्रशिक्षण के हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। तो प्रशिक्षण का देखिए, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, इसमें जो रहता है प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि महाविद्यालय है हमारे कई जिलों में, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कृषकों को प्रशिक्षण देती हैं। तो आप संबंधित उद्यानिकी विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि महाविद्यालय में संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखिए, अभी तक आपका पूरा मन बन गया होगा कि अब फलों की खेती में भी हाथ आजमाना है, इससे मुनाफा कैसे मिलता है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, और इन दिनों जो हमारे किसान भाई फलों की खेती कर रहे हैं उनको कौन से सामयिक कार्य करने, इस पर हम जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फलों की खेती में सामयिक कार्यों पर। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, तो ब्रेक में जाने से पहले हमने चर्चा की कि फलों की खेती में हमें क्या ध्यान रखना है। अब जो हमारे किसान भाई फलों की खेती इस वक्त कर रहे हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? देखिए, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिन्होंने बगीचे लगा रखे होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने हाल ही में बगीचा लगाया है, तो बगीचा लगाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पौधे हमने अगर 1 एकड़ में या 10 एकड़ में बगीचा लगाए, कुछ पौधे नुकसान हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको गैप फिलिंग करने का उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय जिन जिलों में पर्याप्त मात्रा में बारिश हो चुकी है वहां पर गैप फिलिंग आप करें। जो बीज का पौधा मर गया उसे आप निकाल दें, और उसके बाद समान उम्र का और समान किस्म का ये आप ध्यान रखें कि कभी कभी होता है आम के पौधे 100 पौधे लगे थे और हमने 2 पौधे खराब हो गए तो किसी और किस्म का लगा दिया। तो ये आप ना करें, क्योंकि इससे बगीचा सही नहीं रहेगा। तो समान किस्म का आप पौधा लेकर आएं, और समान उम्र का, अगर 1 साल हो चुका है तो लगभग नर्सरी में 2 साल का पौधा भी मिल जाएगा। वो पौधा जो ग्राफ्टेड पौधा है या बडेड पौधा है उसको लगा दें। इसके बाद दूसरी समस्या ये आती है कि अभी बारिश के मौसम में आप देखेंगे नीचे से बहुत सारे ग्राफ्टिंग जो की रहती है तने में, उसके नीचे से कई सारे नए अंकुर निकलते हैं, नई शाखाएं निकलती हैं। तो उनको आप निकालते रहें, क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि जो ग्राफ्टेड पौधा है नीचे से जो शाखा निकलेगी वो निश्चित रूप से देसी होगी या बीजू होगी। तो वो पौधा बढ़ जाएगा और उसमें जो फल है वो वांछित किस्म का उत्पादन और गुणवत्ता के फल नहीं आएंगे। तो उनको खेत का भ्रमण करते रहें। तीसरी चीज इस समय जो देखने में आ रही है, कहीं कहीं पर पानी रुकने की समस्या आती है खेत में, और पानी जहां पर इकट्ठा होता है वहां पर पौधे निश्चित रूप से सड़ते हैं। और हम तो अभी किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि पहले हम गड्ढों में पौधे लगाते थे, लेकिन आजकल उठी हुई मेड़ों पर पौधे लगाने का, या रेज बेड जिसे बोलते हैं, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और लगभग 1.25 मीटर उठी हुई मेड़े रहती हैं, उनमें आप गड्ढे मेड़ बना लीजिए, उनमें गड्ढा करके आप पौधे लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ कर लें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर जो नया पौधा है उसमें आप उसकी छत्रक प्रबंधन या कैनोपी मैनेजमेंट करने की बहुत आवश्यक है। यानी पौधा किसी भी दिशा में बढ़ रहा है इस चीज को ध्यान में ना रखें, यानी कटाई छटाई भी करते हाँ, क्योंकि हम बहुत क्लोज स्पेसिंग में आजकल पौधे लगाते हैं। पहले तो पौधे लगते थे 1 एकड़ में 40 पौधे, आजकल 1 एकड़ में 200 से 300 पौधे लगने लगे। तो एक दूसरा ब्रांच आपस में टकरानी नहीं चाहिए। जितना फल लेना उस हिसाब से निश्चित मात्रा में हमको शाखाएं रखनी है। तो इसका छत्रक प्रबंधन भी हमें बहुत आवश्यक है। तो इन चीजों को आप रखें, नीचे से सिंगल तना रखें, कोई भी बीमार या रोगग्रस्त शाखा है उनको सिकेटिया से काट के आप निकाल दें, सहारा दें। जो नए पौधे हैं उनको सहारा देना आवश्यक है, अन्यथा क्या होता है पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इन चीजों को, फेंसिंग के रिपेयर करने का समय है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर आपने अगर डॉक्टर साहब कीट और रोगों के प्रकोप की भी शिकायत रहती है क्या इस वक्त? हाँ, देखिए इस समय क्या होता है कि कई प्रकार की बारिश के कारण, नमी होने के कारण बीमारियों की समस्या होती है। इसमें जनरली क्या होता है कि पौधों की पत्तियों पर कई प्रकार के धब्बे लगते हैं, और पपीते जैसी फसलें
फसल जो हमारे किसान भाई लगा रखे हैं, तो इसमें ना विषाणु रोग का इस समय प्रसार की संभावना रहती है, क्योंकि इस समय जो कीट होते हैं, जो वाहक कीट होते हैं, जैसे सफेद मक्खी होती है, इनका प्रकोप खेतों में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो पत्तियां खेत में पौधों में पत्तियां पीली हो रही हैं, स्पेशली जो पपीते जैसी फसलें, उनको आप देख लें कि कहीं ज़्यादा पानी के कारण तो नहीं हो रही, ये रोग के कारण है। तो रोग के लिए आप जो कीट जो प्रसार करते हैं रोग, उनके लिए आप सिस्टेमिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जैसी जो दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव करें, रोगग्रस्त पत्तियों को हटा दें, निकाल दें। इसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे कि अमरूद हुआ या आम हुआ, बहुत सारी ऊपर से, या नींबू जैसी जो होती हैं उसमें पत्तियां सूख रही हैं, शाखाएं सूख रही, तो उनको काट के निकाल दें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। नींबू जैसी फसल इस समय है, कहीं कहीं पर नींबू दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बगीचों में है, तो इसमें कैंकर की समस्या आती है, तो उसके लिए कॉपर फफूंदनाशी का प्रयोग इस समय हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा चलते चलते हमारे किसान भाई को ये बताइए कि मार्केटिंग या विपणन व्यवस्था या प्रबंधन, जिसको हमें कहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जी जी। उसमें किसान भाई क्या सावधानी रखे ताकि वो नुकसान उनका ना हो? देखिए, सबसे अच्छा प्रबंधन, जैसे फसल आ गई, फसल की कटाई आप सही, तुड़ाई जो है सही समय पे करें, या तो सुबह करें या फिर शाम को करें। करने के बाद आप उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर लें, यानी ऐसा नहीं है कि फल जो आए सारा लेके मार्केट में बोरे में भर के भेज दिया, ऐसा नहीं करना। उसकी पहले कटाई छटाई, यानी उसकी सफाई कर लें, छटाई कर लें, जो रोगग्रस्त हैं, कीटग्रस्त हैं या कटे फटे हैं उनको अलग कर दें, फिर साइज के हिसाब से उसकी सॉर्टिंग कर लें, यानी बड़ा साइज, छोटा साइज ग्रेडिंग कर लें उस हिसाब से, फिर उस हिसाब से मार्केट में भेजें। और ऐसा नहीं है कि बोरे में भर के भेज रहे हैं, आजकल प्लास्टिक की क्रेट्स आती हैं और लीनो बैग्स आते हैं, उनमें आप इसको इसमें रखें, जिससे उसका रेट जो होता है बाजार में अच्छा रेट मिलता है। और आपको बाहर भेजना है, दूसरी जगह पे भेजना है, तो आजकल इंटीग्रेटेड पैक हाउस किसान खुद भी बना सकता है, जो खेती करते हैं विभाग की योजनाओं का लाभ लेके। वहां पर प्री कूलिंग की व्यवस्था होती है, यानी जो उसमें खेत की गर्मी होती है या फील्ड हीट होती है उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे उसकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है। तो ऐसी नई विधियों का उपयोग करें और उसके बाद बाजार में ले जाएं, और समूह बना के खेती करें, एफपीओ के माध्यम से खेती करें, जिससे आप बाजार अच्छे से सर्च कर पाएंगे। अपनी जो जमीन है उसको एपीडा के माध्यम से रजिस्टर्ड कराएं, कीटनाशकों का जो रिकमेंडेड डोज है वही डालें, जिससे हमारे किसानों को रेट अच्छा मिलेगा। तो मार्केटिंग के में किसान भाइयों को बहुत आगे आना पड़ेगा और नई तकनीकों का लाभ लेना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छी किस्मों का चयन या अच्छे खेत स्थल का चयन ही करना जरूरी नहीं है किसान भाइयों। फलों के पौधों का समय समय पर ध्यान रखना, और उसके बाद अगर फल जब आपके पास हैं तो उनको उचित तरीके से बाजार तक ले जाना, ये भी एक कह सकते हैं कि कला है और विज्ञान भी है। तो इनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का, जिन्होंने आप तक इतनी अहम जानकारी पहुंचाई, और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उसका आप लाभ उठाएंगे और फलों की खेती में भी आप जरूर हाथ आजमाएंगे। और चलिए किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 75 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई, गन्ने को कंडुआ रोग से बचाए, सोयाबीन की निदाई गुड़ाई करे, धान का झुलसा रोग से बचाव और खरीफ फसलों में निदाई गुड़ाई करें। मध्य प्रदेश में खरीफ की बुआई तेजी से चल रही है। अब तक 75 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 50% है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश भर में 75 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है। विभाग के अनुसार सोयाबीन की बुआई 36 लाख हेक्टेयर में हुई है। चालू खरीफ सीजन में 61 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोने का लक्ष्य रखा गया है। मक्का की बुआई 12 लाख हेक्टेयर में हुई है। धान की बुआई अभी तक 9 लाख हेक्टेयर में की गई है। इस साल प्रदेश में 33 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई प्रस्तावित है। खरीफ की अन्य फसलों में तुअर, उड़द, कपास 5.5 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। कंडुआ गन्ने की पैड़ी
फसल का एक प्रमुख रोग है जो अस्टिलागोसिटामिनिया नामक फफूंद से उत्पन्न होता है। रोग का प्राथमिक संचरण संक्रमित बीज से होता है। रोगग्रस्त पौधों की गोब से चाबुक समान संरचना निकलती है जो सिल्वर रंग की झिल्ली द्वारा ढकी होती है, जिसमें फफूंद के काले बीजाणु भरे होते हैं। रोगग्रस्त पौधों में कल्लों का फुटाव हो जाता है जो पतले और बौने रह जाते हैं। रोग के प्रबंधन के लिए कड़वा संक्रमित पौधों चाबुक को पॉलिथीन बैग में सावधानी से इकट्ठा करके जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। साफ मौसम में प्रोपिकोनोजोल 25 EC का छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। जिन किसानों ने सोयाबीन की बोनी की है, उन्हें नवजात पौधों को बचाने और नमी संरक्षण हेतु डोरा कुल्पा चलाने की सलाह दी गई है। फसलों को विभिन्न बीमारियां विशेषकर पीला मोजाइक बीमारी से बचाने के लिए बीज को उपचारित कर ही बोनी की जाए। कीटनाशक औषधि से उपचारित करने के पश्चात कल्चर का उपयोग भी करें। सोयाबीन, मूंग, उड़द एवं मक्का के खेतों से जल निकास का समुचित प्रबंध करें। सोयाबीन में खरपतवार निकालने का काम शीघ्रता से करें। धान में झुलसा रोग का प्रभाव मुख्यतः पत्तियों पर प्रकट होता है। रोग में पत्तियों, तने की गांठों पर आग के आकार के धब्बे बनते हैं। कई धब्बे मिलकर सफेद रंग के बड़े धब्बे बना देते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है। रोग का प्रकोप अधिक होने पर पौधा हल्की हवा से बाली के आधार पर से टूट जाता है। पत्रावरण झुलसा के कारण प्रकट होते ही प्रारंभ में ऐसे पौधे निकाल दे। रोग के फैलते ही बाविस्ट्रीन अथवा प्रोपिकोनोजोल नामक और हिनोसान 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से पौधे के निचले भाग पर छिड़क दे। उड़द में फसल एवं खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की अंतिम अवधि बुआई के 20 से 30 दिन तक रहती है। इस बीच निदाई करने या डोरा चलाने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भूमि में वायु का संचार होता है। रासायनिक नियंत्रण हेतु खेत तैयार करते समय बोने से पहले पेंडिमेथोलिन 3 लीटर को 500 लीटर पानी में मिलाकर बोने के बाद और अंकुरन से पूर्ण भूमि में फ्लैट ट्रेन नोजल युक्त पंप से मिलाएं। खड़ी फसल में नींदा नियंत्रण हेतु इमेंजा थापर 1 लीटर फसल की 12 से 15 दिन की अवधि में छिड़काव करें। विगत कई दिनों से अधिकांश हिस्सों में वर्षा न होने के कारण खरीफ फसलों में नुकसान होने की संभावना निर्मित हो सकती है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में फसलों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है। निदाई गुड़ाई कार्य जहां फसलों की उम्र 20 दिनों से अधिक हो गई है, वहां फसलों की निदाई गुड़ाई कुल्पा डोरा द्वारा उपलब्ध नमी को सुरक्षित करें। हल्की सिंचाई जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, वहां किसान भाई फसलों में हल्की सिंचाई अवश्य कर देवे। सैलिसिक एसिड 40 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में अभी तक बुवाई नहीं हो पाई है, वहां सोयाबीन की अल्प अवधि की किस्में JS 9560, JS 2034 की बुवाई करें। कृषक भाई संकर मक्का, उड़द, मूंग और खरीफ प्याज फसलों के माध्यम से फसल पद्धति में परिवर्तन कर सकती हैं। धान रोपाई हेतु तैयार रोपा की नियमित सिंचाई करते रहे। यदि पानी की उपलब्धता है तो रोपाई कार्य प्रारंभ कर देवे, अन्यथा रोपनी में NPK 19:19:19 की 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव कर देवे। फसलों में किसी भी प्रकार का रोग और कीट प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर निदाई करें। जिन कृषक भाइयों ने खरीफ फसलों का बीमा नहीं कराया है, वह फसलों का बीमा अवश्य करा ले। मक्का फसल वर्षा के मौसम की फसल होने के कारण खरपतवारों की समस्या अधिक होती है। खरपतवारों के कारण उत्पादन में 40 से 60% तक की कमी आ सकती है। अधिक पैदावार के लिए मक्का के खेत को 45 दिन की अवधि तक खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए कम से कम 2-3 बार निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। मक्का फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए बुआई के तुरंत बाद प्रति हेक्टेयर आधा 1 किलो एस्ट्राजिन सक्रिय तत्व का 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।